आज के सेहतनामा में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी को। धन्यवाद। आज जैसा कि बच्चों में टीकाकरण की आवश्यकता, इस विषय को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि टीकाकरण की जो आवश्यकता होती है नवजात शिशुओं में, वो किस तरह से आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप शुरुआत में बताएंगे। बच्चों में होने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बच्चों को बचाना जरूरी है ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, और जब उनका स्वास्थ्य सही रहता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही होता है, और ये बच्चे बड़े होके अच्छे हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, और जब स्वस्थ वयस्क बनते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। तो इसलिए टीकाकरण एक सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है बीमारी नहीं होने देने के लिए, और उसके लिए हमारे पास काफी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से बीमारियों से बचाव के टीके लगाना जरूरी है। और उसके लिए हमारी एक संस्था है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो साइंटिफिक रिसर्च करती है और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, और देश के हिसाब से क्या जरूरी है वो टीके हम सरकार को सुझाव देते हैं कि भाई इस तरीके के ये टीके अगर हम काम में लेंगे तो हमारे बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए टीकाकरण बच्चों में बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी एक इंटरवेंशन है। बहुत सही आपने ये सारी जानकारी दी। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। कोई बीमारी हो और उसका इलाज हो, इससे अच्छा है कि हम वो बीमारी होने ही ना दें। तो इसके लिए बच्चों में खास तौर पे जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें टीकाकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें एक प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उनकी, हालांकि माता से उन्हें वो प्रतिरक्षा मिलती है जब तक कि वो स्तनपान से उन्हें वो सारी ताकत जैसे प्रदान करती है माता, पर बाद में जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनमें ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर पड़ती जाती है, और इसीलिए टीकाकरण की आवश्यकता बहुत पड़ती है बच्चों में, जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनमें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, पर इसके पहले कि हम अगला प्रश्न आपसे करें, एक गाना सुन लिया जाए ताकि मौसम में कुछ तरोताजगी। गाना तो हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गाना आपने ये सुनवाया हमारे सुनने वालों को। तो अब एक बात तो ये है कि टीकाकरण चार्ट है, हाँ जी, जिसमें टीकाकरण की एक सूची होती है, और एक नियत समय पर बच्चों को टीकाकरण का ये जो लाभ है वो मिलता रहे, उसका ये जो एक शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चार्ट, इसके बारे में भी थोड़ी सी अगर आप जानकारी दें। जो टीकाकरण शेड्यूल है या जो टीकाकरण सारणी है, उसमें एक तो हमें जन्म पे जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे 3 टीके लगाने होते हैं। एक तो BCG, दूसरा पोलियो की खुराक, और तीसरी है हेपेटाइटिस बी की पहली डोज। उसके बाद जब बच्चा आपका 6 सप्ताह का हो जाएगा तो हम उसको DPT, साथ में इंजेक्टेबल पोलियो, हेपेटाइटिस बी और रोटा वायरस, और इसके अलावा एक न्यूमोकोकल वायरस भी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी है, जिसको और दिया जाएगा PCV के नाम से जो आता है। जी जी जी। और फिर इसके बाद हम देंगे टीके उसको जो 10 सप्ताह की उम्र में जब देते हैं, उनमें हम DPT देते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो देते हैं, हिब, रोटा वायरस और PCV का दूसरा डोज जी। और इसके बाद फिर हम 14 सप्ताह की उम्र पे बच्चों को फिर टीका लगाते हैं, जिसमें DPT है, वापस इंजेक्टेबल पोलियो है, हिब है, रोटा वायरस है और न्यूमोकोकल है। तो ये सारे टीके हैं जिनके 3-3 डोजेस लगती हैं, और ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु पे लगाए जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम इसको पोलियो वापस देते हैं एक बार, और साथ में हेपेटाइटिस बी की तीसरी डोज भी देते हैं, और 9 महीने की उम्र पे बच्चों को हम ओरल पोलियो की दूसरी खुराक एक और देंगे, और MMR की पहली खुराक। डॉक्टर साहब 6 महीने की उम्र में जो टीका दिया जाता है उनमें इन्फ्लुएंजा का भी टीका है मेरे ख्याल से। हाँ, इन्फ्लुएंजा को हम मतलब आमतौर पे इसको ऑप्शनल कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा। पर हाँ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाया जाता है, वो 6 महीने की उम्र पर पहला डोज देते हैं, और फिर उसके 1 महीने बाद उसका एक वापस सेकेंड डोज बूस्टर के रूप में। अच्छा, तो ये कुल मिला के 3 बूस्टर दिए जाते हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का कहते हैं कि इसके जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु, विषाणु इनके जो होते हैं, ये कम जगह में भी बहुत संख्या में आ जाते हैं, और इनका अगर हम शुरुआत से ही इलाज अच्छी तरह से ना कर लें तो ये पनपते रहते हैं और बच्चों को मरीज कर देते हैं। इसलिए ये जो टीके हैं
बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंजा का जो आप कह रहे हैं वो सही है कि खास तौर से उन बच्चों को जिनमें एलर्जी है, अस्थमा है, इनको जिनको भी टेंडेंसी है उनको टीका लगाने से ये इस तरीके के जो अटैक्स हैं वो उनके इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे। और जो खास तौर से कमजोर बच्चे हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें भी इन्फ्लुएंजा गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है, इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 6 महीने पर लगाना अच्छा रहता है। तो हमारे सुनने वाले इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किस तरह की ये जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, और इसके लिए जो टीका होता है 6 महीने पर, और बल्कि हर टीके का अपना एक महत्व है, क्योंकि हर बीमारी से अगर बच्चे को बचाना है तो ये टीकाकरण कितना आवश्यक है, और ये जो खुराक होती है ये पूरी तरह से बच्चे को दी जाए, आधी अधूरी न छोड़ी जाए, यही इससे मतलब निकलता है। 9 महीने में जो दिए जाते हैं टीके, उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। 9 महीने पे एक तो पोलियो की ओरल खुराक देंगे हम, और साथ में जो एमएमआर में 3 बीमारियों के टीके मिले हुए हैं, मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो ये 9 महीने की उम्र पे हम ये 2 टीके और देते हैं, और उसके बाद हम आएंगे 12 महीने, 9 से 12 में टाइफाइड का वैक्सीन भी लगाते हैं। तो कुछ लोग इसको 9 महीने पे भी लगा देते हैं, कुछ लोग 10, 11, 12 कभी भी लगा सकते हैं। तो 9 महीने पे आमतौर पे आप मान लीजिए कि 3 टीके हो गए, पोलियो, एमएमआर और टाइफाइड। पोलियो में ओरल पोलियो वाला वैक्सीन है। अच्छा जी, यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हर बीमारी के लिए विशेष तौर पर जो वैक्सीन बनाए गए हैं उनको समय समय पर दिए जाने पर इनका प्रभाव जो है वो कारगर होता है बच्चों में। एक स्वास्थ्य संबंधी ये जो टीके हैं ये बड़े कारगर ढंग से काम करते हैं अगर इन्हें बावक्त यानी समय पर दिया जाए तो, और इनकी जो मात्रा है, इनकी जो खुराक है, पूरे तौर पर ये बच्चों को दी जाए। इस बारे में भी हमारे सुनने वाले जागरूक रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दूसरा गाना भी अगर आप सुनवा दें हमारे सुनने वालों को तो अच्छा लगेगा। दूसरा गाना ये दिल के झरोखे में तुझको बिठा के रखूंगा दिल के पास। वाह वाह, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ ये गाना। या फिर उसके बाद कुछ ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं जो टीकाकरण की शुरुआत उन्होंने की, इतना तक हमें मालूम है, पर बाद में ये विशेष तौर पर इस पर बड़ा परीक्षण हुआ और बहुत इसमें शास्त्रीय चिकित्सा जो हुई और एक कुछ टीके खास बीमारियों के लिए बनाए गए और उनका बाकायदे बच्चों को जन्म से पहले ही, मैं तो ये कहूँगा कि जब माता गर्भवती होती है तब से इन बच्चों को सशक्तिकरण करने के लिए इनका माता को भी एक इंजेक्शन दिया जाता है, मेरे ख्याल से टीका दिया जाता है ना डॉक्टर साहब? हाँ साहब, बिल्कुल, ये तो सही बोल रहे हैं कि टीकाकरण बहुत जरूरी है और जन्म से पहले भी माँ को जो टीके लगते हैं उससे भी बच्चों को बीमारियों से काफी बचाव होता है। खासतौर से जैसे टिटनेस का टीका लगाते हैं तो वो टीका जब माँ को लगता है तो उसकी वजह से जो उसकी जो टिटनेस की एंटीबॉडीज आती हैं वो बच्चों को, नवजात शिशु को टिटनेस से भी बचाती है। तो हमारे सुनने वाले इस बात को भी नोट कर लें, सबको मालूम तो है पर ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है कि जब माता गर्भवती होती है तो टिटनेस के लिए जो एक खास टीका लगाया जाता है, इससे बच्चों में टिटनेस की बीमारी नहीं होती है और यानी जन्म से पहले ही बच्चे को हम एक तरह से प्रतिरक्षा की जो एक प्रणाली है उनमें विकसित करने का एक प्रयास होता है। डॉक्टर साहब, हम 1 वर्ष की उम्र में जो टीके दिए जाते उसके बारे में जरा आप हमें बताइए। 1 वर्ष की आयु पे जो टीका लगता है उसमें एक तो है हेपेटाइटिस ए का टीका है जी, और बस अभी तो हेपेटाइटिस ए ही लगा रहे हैं हम लोग 1 साल की आयु पे लगा रहे हैं हम लोग 1 साल की आयु पे। अच्छा जी। और उसके बाद हम देते हैं 15 महीने पे की आयु पे जो टीके, उसमें एक तो एमएमआर जो मैं पहले बोला था, मीजल्स, मम्स और रूबेला का दूसरी खुराक जी, दूसरा चिकन पॉक्स का पहला टीका, और तीसरा हम देते हैं पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल का एक बूस्टर डोज। जी जी, ये 12 से 15 महीने के बीच में ये 4 टीके लगाए जाते हैं जी। और हेपेटाइटिस ए है आपका, एमएमआर 2 है, वेरिसिला 1 और पीसीवी न्यूमोकोकल। जी जी, ये जो रूबेला की जो
इतिहास के पन्नों में छुपे राज है यहाँ, संस्कृति और परंपरा का ताज है यहाँ। महाराष्ट्र की गलियां बोले आजा रे मुसाफिर, प्रेम भक्ति का ऐसा संगम पाएगा कहाँ। रंग में डूबे सारे नजारे, सह्याद्री पर्वत तुझको पुकारे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर 9403878864 या विजिट करें maharashtra-tourism.gov.in पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। લક્ષ્મીનું સ્વાગત રંગભરી રંગોળીના રંગે, લક્ષ્મીનું સ્વાગત રંગભરી રંગોળીના રંગે અને ગૃહલક્ષ્મીનું સન્માન વહાલના। दें तो अच्छा लगेगा। उससे पहले एक हमारे पास जो एक और स्लॉट है जिसमें हम टीके लगाते हैं, वो है 16 से 18 महीने के बच्चे को। अच्छा जी। तो 16 से 18 महीने के बच्चों में हम एक तो बूस्टर डोज देंगे जिसमें हमारा डीपीटी का बूस्टर होगा, इंजेक्टेबल पोलियो होगा और हिब का पहला बूस्टर होगा। हिब है हमारा हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। अच्छा अच्छा। तो इसमें मतलब इंजेक्टेबल पोलियो, जी। डीपीटी और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा का बूस्टर, और इसके साथ साथ जिन बच्चों को 12 महीने की उम्र पे हेपेटाइटिस ए का पहला डोज लगा है, उनको हेपेटाइटिस ए का दूसरा डोज लगेगा। अच्छा, तो ये जो हीमोकोकल कंजक्टेड वैक्सीन है, हाँ सर, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। हाँ, ये जो बीमारी है, ये क्या इसकी विशेषता है? क्योंकि इसका नाम अति क्लिष्ट होने की वजह से शायद हमारे सुनने वाले उतना वो समझ ना पाए हों। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की ये बीमारी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता दें आप तो। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को अगर आप साधारण तौर से न्यूमोकोकल वैक्सीन बोले तो भी मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम अपने को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई और ऐसा ऑल्टरनेट या मिलता जुलता कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा। साधारण न्यूमोकोकल वैक्सीन है। और कॉन्जुगेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो वैक्सीन है उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट के साथ कॉन्जुगेट किया होता है ताकि उसको देने में सहायता मिलती है। अच्छा। तो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है, वो न्यूमोकोकल एक कीटाणु है, वो बीमारी पैदा करता है, खास तौर से एक तो निमोनिया की और दूसरा मेनिंजाइटिस की। तो ये दो बीमारियां बच्चों को अपाहिज कर सकती हैं। खास तौर से जो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस होती है, इसको बोलते हैं इन्वेजिव न्यूमोकोकल स्ट्रेन्स, जो ब्रेन के अंदर पहुंचते हैं और ये मेनिंजाइटिस जब पैदा करते हैं तो ऐसे बच्चों को काफी बार सुनने में दिक्कत होने लगती है और दूसरा इनके मानसिक विकास पर असर होता है। तीसरा, ऐसे बच्चों को दौरे जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चों में एक जो बार बार निमोनिया होता है उसकी थोड़ी संभावना को कम करेगा। हालांकि निमोनिया हमेशा केवल न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से नहीं होता है, दूसरे बैक्टीरिया और वायरस भी निमोनिया करते हैं। और यहाँ एक और भ्रांति में क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग इसको निमोनिया का टीका मान के लगवाते हैं और फिर परेशान होते हैं, उनके बच्चों को निमोनिया हो जाता है। तो वो कहते हैं सब टीका लगाया और फिर भी हमारे बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि निमोनिया करने वाले अनेक कीटाणु हैं जिनमें वायरसेस भी हैं और दूसरे बैक्टीरिया भी हैं। ये वैक्सीन जरूर है कि एक तरीके के बैक्टीरिया से आपके बच्चे को निमोनिया होने से बचाता है और सबसे महत्वपूर्ण है ये इन्वेजिव न्यूमोकोकल डिजीज से बचाता है जो काफी गंभीरता ले सकती है। तो इसलिए ये टीका लगाने से आप इन बच्चों को बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने, उपयोगी जानकारी इस के बारे में आपने दी डॉक्टर साहब। बहुत सही आप ये जानकारी हमें दी। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना। एक वो बहुत हमारे कॉलेज टाइम का गाना था, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। बच्चों में जो टीकाकरण होता है उसकी आवश्यकता की जो ये बातें हो रही हैं वह भी बहुत ही उपयोगी हैं और हमारे सुनने वाले लाभान्वित हो रहे होंगे। और टीकाकरण कितना आवश्यक होता है जन्म से ही बच्चों में, इसकी भी बात को वो नोट कर लें और इसका सही इस्तेमाल करें अपने बच्चों में, ताकि उनकी जो अभिवृद्धि है, का जो बचपन है वो अच्छा
गुजरे और वो एक अच्छे युवक बने, इसके लिए ये टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो अब हम आ पहुंचे हैं 2 वर्ष की उम्र में डॉक्टर साहब। यहाँ पर भी कुछ टीका जो होता है वो दिया जाता है बच्चों को। और 2 साल की उम्र पे हम देते हैं बच्चों को, वो है टाइफाइड का टीका। क्योंकि पहला टाइफाइड हमने लगाया था इसको 9 महीने की उम्र पे जी। और अब इसका जो बूस्टर डोज है वो 2 साल की उम्र पे देंगे। जी जी। इस समय बस एक ही टीका होता है। अच्छा, यानी यहाँ तक आते आते बच्चों के जितने भी टीके होते हैं साधारणतः वो पूरे हो जाते हैं, उनकी जो खुराक है वो पूरी हो जाती है 2 वर्ष तक। लेकिन मेरे ख्याल से ये सिलसिला और भी आगे बढ़ता है, जैसे कि 5 वर्ष की उम्र में भी बच्चों को टीका दिया जाता है और 10 वर्ष की उम्र तक ये टीकों का जो एक सिलसिला है वो जारी रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 4 से 6 साल की आयु पे फिर हम बच्चों को जो टीके लगाते हैं उनमें एक तो हमारा डीपीटी का बूस्टर होता है जो सेकंड बूस्टर कहलाता है, पोलियो की जो ओरल पोलियो की तीसरी खुराक है, चिकन पॉक्स की दूसरी खुराक है, साथ में एमएमआर और टाइफाइड का वापस एक बूस्टर। ये सारे टीके 4 से 6 साल की उम्र में लगाए जाते हैं। तो टाइफाइड का बूस्टर इसको हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। यानी ये अपनी मर्जी पे है या हाँ, मतलब बच्चे की जो हालत है उस पर निर्भर करता है कि इस वक्त उसको दिया जाए या बाद में भी दिया जाए। मतलब इसमें क्या होता है टाइफाइड के साथ कि जो टाइफाइड का हम टीका लगाते हैं उस टीके की जो आपको बचाव करने की क्षमता है वो 3 साल तक रहती है। तो जब 2 साल पे हमने बूस्टर लगाया तो 5 साल पे आके उसकी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। तो इसलिए हमें अगर टाइफाइड देना तो इसका एक बूस्टर यहाँ देना पड़ेगा। और आमतौर पे ये माना जाता है कि टाइफाइड की जो बीमारी है वो 5 से 15 साल की आयु के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ पेरेंट्स या कुछ हमारे डॉक्टर्स भी इस टीके को हर 3 साल में एक बार 15 साल की उम्र तक लगा देते हैं ताकि बच्चे को टाइफाइड ना हो। तो ये टाइफाइड का जो टीकाकरण है वो 3 साल तक के लिए वैलिड है और 2 साल पे लगने के बाद ये 5 साल पे एक बूस्टर और देने से इसको आने वाले 3 साल तक हम बच्चे को बचा पाएंगे। यानी उसका जो प्रभाव है 3 साल से 5 साल के दरमियान तक थोड़ा सा कम होने लगता है, तो इसलिए एक बूस्टर टीके की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, एक और गाना सुन लेते हैं आपकी पसंद का। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। ये बहुत ही प्यारा गाना आपने चुना, बहुत ही आवश्यकता इस विषय पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब, कोई भी महिला जब वो गर्भवती होती है और उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो इस दरमियान क्या वो ये टीका ले सकती है ताकि आने वाला उसका बच्चा जो है वो स्वास्थ्यपूर्ण हो, स्वस्थ हो? आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से क्या है कि मैं तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि शादी के बाद महिला को एक इतनी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है कि अगर उसने बाकी के टीके जैसे रूबेला वाली अपन पहले बात कर रहे थे वो वाले टीके अगर नहीं लिए हुए तो प्रेगनेंसी के लिए जाने से पहले वो ये टीका ले ले, क्योंकि ये टीका आप लेने के बाद आपकी प्रेगनेंसी की सेफ्टी और बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जैसे ही उसे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो प्रेगनेंसी में एक टीका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेटनस का टीका। वो प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद लगा लें और उसकी एक सेकेंड डोज 7 महीने की उम्र पर 7 महीने की जो प्रेगनेंसी हो तब लगा लें। और पहली प्रेगनेंसी में तो 2 टीके लगाने पड़ते हैं और जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज हैं उसमें एक ही टीके से उनका काम चल जाता है। तो ये टीका है जो लगाते हैं। बाकी क्या है कि ज्यादातर केसेस में हमको प्रेगनेंसी में इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि फीटस को कोई भी हम मतलब प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी ऐसा टीका जिसमें लाइव वायरस हो वो नहीं दे सकते, क्योंकि फीटस के विकास होने में गड़बड़ होने की संभावना है। तो उनको ये भी समझना है कि ऐसा कोई टीका गलती से भी न लगवाएं जो लाइव वायरस वाला हो, जो उनको समस्या पैदा कर सकता हो। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उनको ये भी जानना जरूरी है कि कितना जल्दी से जल्दी वो टीकाकरण बच्चे का शुरू करें। और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट इश्यू क्या रहता है टीकाकरण में बच्चों में कि बहुत सी बार हम काफी समय निकलने के बाद हमें समझ में आता है हमें टीकाकरण कराना है, तो कुछ टीके ऐसे हैं जिनकी एक आयु सीमा के बाद लगाना मना है। जैसे मान लीजिए आपका एक रोटा वायरस का वैक्सीन है। रोटा वायरस वैक्सीन अगर आपने पहले 6 महीने में नहीं लगाया
तो 6 महीने के बाद उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें जटिलता आने की या होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, अगर आपने नहीं लगाया सही उम्र पे और 5 साल की से आयु से ज्यादा बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसके बाद उसको लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरीके से हर टीके की एक अपर लिमिट है, जिसके बाद उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। यानी समय पर टीकाकरण करना ये बहुत आवश्यक है, हाँ, तभी ये कारगर सिद्ध होते हैं, इसी से ये जाहिर होता है ये। और जैसे कि आपने बताया, कोई भी महिला जब गर्भवती हो उससे पहले ही उसको एक सुरक्षा के तौर पर ये टीके ले लेने चाहिए, ना कि उस दौरान, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जो लाइव वायरस जो होते हैं वो फीटस को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका भी एहतियात बरतना पड़ता है उस महिला को जो कि गर्भवती होती है या होने वाली होती है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आगे बढ़ते हैं, पर सुनते हैं एक और गाना आपकी पसंद का डॉक्टर साहब। तो एक गाना और अब मैं सुनना चाहूंगा जी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। जी, आंधी फिल्म का ये गाना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। संस्कृती आणि परंपरेचा ताज आहे इथे रे, महाराष्ट्राची माती म्हणे मुसाफिरा ये रे, प्रेम भक्तीचा असा संगम मिळणार कुठे रे, रंगात बुडाले सारे नजारे, सह्याद्री पर्वत तुला बोलवी रे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा व्हॉट्सअप नंबर 9408788664 किंवा विजिट करा maharashtra-tourism.gov.in वर। गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ पुरानी यादें और पुरानी फिल्मी गानों का सुरीला सफर भूले बिसरे गीत प्रतिदिन सुबह 7 बजे से। प्रायोजक विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। नमस्कार, मी सुबोध भावे। सुजाण नागरिकांनो, भ्रष्टाचार ही आपल्या देशाला लागलेली कीड आहे। त्यामुळे लाच देणे, लाच घेणे हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे। असं जर तुम्हाला कोणी करताना आढळलं तर त्वरित तुमच्या जवळच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्याला जाऊन संपर्क करा किंवा टोल फ्री क्रमांक 1064 या नंबरवरती फोन करा आणि असा फोन केल्यानंतर त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर तातडीनं कारवाई केली जाईल। या कारवाईमध्ये तुम्ही सहभागी असल्याने तुमचं काही नुकसान होणार नाही, पण तुम्ही तक्रार केल्यामुळे त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याचं मात्र नक्की नुकसान होईल आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। जागरूक नागरिक बना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जरूर सहभागी व्हा। धन्यवाद। विकास की ओर उन्मुख होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी भूल जाते हैं कि उनको कुछ टीकाकरण उनका बाकी है। तो माता पिता को चाहिए, अभिभावकों को चाहिए कि वो इस बात को बाकायदे नोट करके रख लें कि उनके बच्चों को समय समय पर टीकाकरण करवाना एक अति आवश्यक बात है ताकि वो सही बढ़ सके। तो 10 से 12 साल के दरमियान में भी कुछ टीके लगते हैं, तो वो कौन से टीके होते हैं और किस बीमारी के लिए खास तौर पर लगवाए जाते हैं? 10 से 12 साल की आयु के बच्चों को एक तो हमारा टीडैप का टीका है, जिसमें मुख्यतः क्या है कि टिटनेस का एक बूस्टर हो जाता है, साथ में उसमें डिप्थीरिया की मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि इसकी बीमारी होने की अब संभावना कम हो जाती है। और एक जो साथ में और देते हैं वो है पर्टूसिस यानी कि कुकर खांसी का ए सेलुलर वैक्सीन। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्या होता है कि आमतौर पे हमारे देश में ये देखा गया है कि जैसे बच्चे 10 साल से बड़े होने लगते हैं, उनके अंदर ये पर्टूसिस की जो एंटीबॉडीज है वो काफी कम होने लगती है, और जब पर्टूसिस की एंटीबॉडी कम होती है तो इनको वापस कुकर खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही ये चीज अडल्ट्स में भी देखी गई है कि ये पर्टूसिस इंटरमिटेंटली हमारे यहाँ पर एक छोटा मोटा एपिडेमिक के रूप में आता रहता है। तो इसलिए 10 से 12 साल की आयु पे ये टीडैप टीका लगाने से आप आने वाले 10-12 साल तक इस बीमारी से अपने आप को पूरी तरह से बचा पाते हैं। इसके अलावा जो एक और टीका है वो है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वाला टीका आमतौर पर लड़कियों को लगाया जाता है और इसका मकसद ये है कि ये वायरस, ये माना गया है कि जो लेडीज में सर्वाइकल कैंसर वाली जो बीमारी है वो इस वायरस की वजह से होती है, और जिन बच्चों को समय रहते ये वायरस लगता है उनके अंदर
सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये जो 2 टीके हैं ये 10 से 12 साल की आयु पे लगते हैं, और आमतौर पे क्या होता है कि जितने भी अभिभावक हैं वो शुरू के 1 साल तक तो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं टीकाकरण के लिए। जी जी। क्योंकि वो शुरू में मतलब एक तो नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, उनको फुल टाइम काम उनका बच्चे के ऊपर ध्यान रखना होता है, और धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो ये सब टीकाकरण काफी बार भूल जाते हैं, और इसीलिए समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम या राष्ट्रीय प्रोग्राम या विश्व टीकाकरण दिवस इस चीज को हाईलाइट करता है कि हाँ अभी टीकाकरण में काफी आगे तक आपको जाना है, और अपने बच्चों को पूरे टीकाकरण कराने से उनकी आने वाली जिंदगी काफी ठीक रखी जा सकती है। सही बात है। तो हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो और एयरपोर्ट्स हो, यहाँ पर भी टीकाकरण के जो कर्मचारी होते हैं जागरूक होते हैं और बच्चों को वो टीकाकरण करवाते हैं। तो इससे ये बात फिर से प्रतिपादित होती है कि टीकाकरण कितना आवश्यक है, और सरकारी तौर पर भी हमारे देश ने इसको कितना महत्व दिया है, इस बात को ये फिर से प्रतिपादित करता है। तो ये जो आपने बात बताई ये बिल्कुल सच है कि जब बढ़ते होते हैं बच्चे, शुरू में तो माता पिता बड़े ही उत्साहित रहते हैं, उनकी देखभाल में लगे होते हैं, पर बाद में जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं और खेल कूद में वो कुछ अग्रणी होते जाते हैं, तो माता पिता अभिभावक ये सोचते हैं कि भाई बच्चा तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, और ये जो टीकाकरण है ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और ऐसे में ही ये रोगाणु जीवाणु कीटाणु जो होते हैं ये हमला कर देते हैं और बच्चे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चे बीमारी का शिकार न हो इसके लिए टीकाकरण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए हमारे देश में 10 नवंबर को ये विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया 10 से 12 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ खास टीके लगते हैं, और खास तौर पर बच्चियों के लिए उनको एक टीका देना बहुत जरूरी होता है ताकि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जो आपने वो सर्वाइकल कैंसर जी, तो जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बच्चियां जो हैं बची रहने के लिए उनको 10 से 12 साल के दरमियान ये टीका बहुत जरूरी होता है। इस बात को भी हमारे सुनने वालों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़े इससे पहले एक और गाना अगर आप हमें बता दें हमारे सुनने वालों को, आपकी पसंद का तो अच्छा लगेगा। टीकाकरण की आवश्यकता इस विषय पर डॉक्टर अशोक गुप्ता से हमने बातचीत की। डॉक्टर साहब आपने अपना बड़ा ही कीमती समय निकालकर हमारे साथ आपने बातचीत की और इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। इसके लिए विविध भारती परिवार की ओर से हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आपसे बात करके।